तकरीबन पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन, उसके साथ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम और फिर फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड में पहला फैक्टर था नेचर ऑफ लिक्विड, जिसमें बेसिकली हमने वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स को डिस्क्राइब किया। सेकंड एंड लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। मैंने कल भी ये बात कही थी कि इत्तेफाक से फैक्टर्स की हेडिंग हुई है जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में भी आई है, बट डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट। नेचर ऑफ लिक्विड में हमने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स का तस्करा किया है, व्हिच इज नॉट इन केस ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। और इसी तरह टेम्परेचर में, दोनों में, विस्कोसिटी में भी और सरफेस टेंशन में भी हमने ये कहा टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी भी कम होती है और सरफेस टेंशन भी कम होती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि सिंपल सा काम है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है और इवेपोरेशन तेज होने का मतलब है ज्यादा वेपर्स बनेंगे और ज्यादा वेपर्स का मतलब है ज्यादा प्रेशर। तो इस लिहाज से वेपर प्रेशर increases with increase in temperature, and it is due to the increase in rate of evaporation with rise in temperature. तो यहाँ ये क्वेश्चन ऑफ वेपर प्रेशर खत्म। अगर वेपर प्रेशर पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसकी लैंग्वेज भी वैसी ही कि डिफाइन वेपर प्रेशर एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। तो ये हो गया। अब जैसा कि इससे पहले भी हमारा तरीका रहा कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी भी पढ़ने के बाद फिर हमने कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स, डेफिनेशन या रीजंस डिस्कस किए हैं जो इम्तिहान में उससे रेलेवेंट आते हैं। अभी बात वेपर प्रेशर की कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेपर प्रेशर। एक लिक्विड जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जब लिक्विड देर से होता है, ज्यादा वेपर प्रेशर लगाता है, इससे हम क्या फायदे नुकसान हासिल कर सकते हैं, इस बात की क्या है। ये अहमियत वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में इनडायरेक्टली आ गई थी जब हमने ये तस्करा किया कि वोलेटाइल लिक्विड जो ज्यादा वेपर प्रेशर लगाते हैं, जो आसानी से इवेपोरेट होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, और जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है जो मुश्किल से इवेपोरेट होते हैं, कम वेपर प्रेशर है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब है वेपर प्रेशर का लिक्विड की एक अहम कैरेक्टरिस्टिक से गहरा ताल्लुक है और वो है बॉइलिंग पॉइंट। और यही बात अब हम यहाँ पर अलग से समझाना चाहते हैं। तो अब वेपर प्रेशर से मुताल्लिक जो छोटी-छोटी और बातें हैं जो एमसीक्यूज में या रीजंस में या डेफिनेशंस में आ सकती हैं, तो उनमें सबसे पहली डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आसान लफ्जों में हर बच्चा कहते हैं वो टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉयल होकर अपने आप को गैस में चेंज करता है। So the temperature at which liquid boils and converts itself into gas is called boiling point. और इस डेफिनेशन में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप कहीं भी बॉइलिंग पॉइंट की ये डेफिनेशन बताएं एक्सेप्ट नहीं होगी। नहीं ये नहीं है कोई बात। क्यों? इसलिए कि हम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को उसके वेपर प्रेशर से रिलेट करके समझाते हैं।
और उसे सही तरीका माना जाता है। तो वही हम भी कर लेते हैं। तो अब ये जहन में रहे, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। ऐसा ना हो रवानी में इम्तिहान में लिखने के लिए आए फैक्टर्स ऑन व्हिच वेपर प्रेशर डिपेंड और आप दूसरे के बाद तीसरा बॉइलिंग पॉइंट उसका फैक्टर मान लें। अब ये अलग से एक डेफिनेशन है जिसका ताल्लुक जरूर है वेपर प्रेशर से, लेकिन इट्स नॉट सेपरेट थिंग। सो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होगा? टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point. वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस वो प्रेशर जो लिक्विड जिस जगह रखा गया है उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में है। You can call it external pressure. क्या फायदा हमें इस बात से? जब पहले तो समझे इस बात को अच्छी तरह, फिर फायदा बड़ा जबरदस्त है। इसका मतलब ये है कि हर लिक्विड हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन करता है, उसके वेपर्स बनते हैं और वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जो उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। एट द सेम टाइम लिक्विड दुनिया के किसी भी हिस्से में रखा गया हो, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में गैसेस मौजूद हैं जिन्हें हम एटमॉस्फेरिक गैसेस कहते हैं, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो ये मुकाबला है। अगर हम यूं कहें कि लिक्विड के वेपर जब अपनी सरफेस ऑफ द लिक्विड से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो बाहर मौजूद एयर प्रेशर उन्हें वापस अंदर भेज देता है, चलो वापस जाओ, खबरदार बाहर निकले। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है और हमारा लिक्विड जो वेपर प्रेशर दे रहा है वो निस्बतन कम है। तो सिर्फ वही लिक्विड इवेपोरेट हो पाते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है, बाकी निकलने की कोशिश करते हैं उनको, क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा है, वो दबा देता है। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमारा वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ही वो स्टेज आएगा कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, अब तो नहीं सुनेगा वो एटमॉस्फेयर की। अब सिर्फ सरफेस से मॉलिक्यूल नहीं भागेंगे, अब क्योंकि उसका प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है तो सारे लिक्विड के वेपर्स एक साथ बाहर निकलेंगे। अब रोक के दिखाओ, तो पूरा लिक्विड वेपर, ये हमारी लॉजिक। तो इस लॉजिक के तहत अगर एक छोटा सा मैं डेटा आपसे शेयर करूं तो उसके मुताबिक 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हम स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर लेते हैं, इस रूम टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर 24 टॉर है और हम कराची में हैं जो कि सी लेवल पर है। और बीइंग एट सी लेवल, कराची का एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है व्हिच इज 760 टॉर। इसका मतलब है पानी उस टेम्परेचर पर बॉयल होगा जब इसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 760 तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि कराची में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 का है। हम टेम्परेचर बढ़ाते गए 26, 27, 28, 30, 32, 40, 50, 60, 70, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर हुआ पानी का बढ़ते बढ़ते उसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 760 नॉट। So water boils at 100 degrees. Boiling point पानी का हो गया 100। अब आया असल मसला, why we think कि वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करके डिफाइन करना ज्यादा अच्छा है।
कि अब एक बच्चे के दिमाग में मेरी सारी बातें सुनकर फौरन ख्याल आना चाहिए, सर ये क्या मतलब हुआ कि कराची सी लेवल पर है तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, मतलब दुनिया के हर हिस्से का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 नहीं है। कहाँ? हमारी जमीन इवन तो नहीं है, बिल्कुल एक प्लेन सरफेस की तरह तो नहीं है, इसमें माउंटेन भी है और वो अच्छी खासी हाइट है, 8000 मीटर बड़ा तो K2 है, तो इतनी हाइट पर जब हम जाएंगे तो ऐसी बात है हमारा सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। भाई खुद सोचिए ना, ये जो एटमॉस्फेरिक का खेल है ये है कि ये हमारी अर्थ है विच इज अ बिट elliptical rather than a perfect square, ये थोड़ी सी elliptical है, चिपटी है। इस जमीन की सरफेस पर सारे लोग रहते हैं, इस जमीन को चारों तरफ से गैसेस की लेयर ने सराउंड किया हुआ है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड देन अदर गैसेस। ये गैसेस की लेयर ने चारों तरफ से इस जमीन को सराउंड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब इस जमीन पे यहाँ है कराची सी लेवल पर, लेकिन मरीन है, तो पहाड़ी है। अब एक आदमी यहाँ खड़ा है कराची में और एक आदमी यहाँ खड़ा है, इन दोनों के ऊपर जो एयर है क्या वो एक जैसी है? इसके सर के ऊपर एयर कम है, जो मरी में है, तो जो मरी में है उसे भी उतना ही प्रेशर लगेगा जितना मुझ पे लग रहा है? नो, नॉट एट ऑल। आप जैसे जैसे हाइट पर जाते जाएंगे, द एटमॉस्फेयर अबव योर हेड will be lesser than the one which is at sea level. इसलिए सी लेवल वाले सबसे ज्यादा एयर प्रेशर फील करते हैं, which is standard 760। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, the air pressure reduces। इससे क्या मतलब हुआ सर? अगर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसेस तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब है फिर बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जिसे आप और मैं समझ रहे हैं कि वो फिक्स है, कोई भी पूछता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट फट से आंसर आता 100, कोई बात ही नहीं करते हैं हम। हालांकि जवाब होना चाहिए कहाँ। तो आपसे पूछे ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका सवाल होता है कहाँ, बिकॉज एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ द वाटर बॉइल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखिए ना, ये जो मरी वाली कहानी सुनी हमने, तो मरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 680 बल्कि 610। पाकिस्तान का जो एक इलाका मरी है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 610। अब अगर वहां कोई पानी बॉईल करने बैठेगा तो वो अपने आप से क्या करेगा? रूम टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर 24 है, मुझे उसे हीट करके कहां तक पहुंचाना है? 610 तक। तो अपनी अकल से फैसला कीजिए, 610 100 पर आएगा? उससे पहले आ जाएगा। इनफैक्ट पानी का वेपर प्रेशर 610 होता है 88 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मरी में पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 88 डिग्री सेंटीग्रेड। मरी में स्कूल में पढ़ते हो आप तो आपको बताया जाएगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 88। अगर आप कराची से ट्रांसफर होके वहां गए हो तो आप तो लड़ पड़ेंगे, तो इतनी सी बात नहीं बता। मरी में पानी 88 पे बॉइल है। और भी ऊंचे इलाके हैं भाई, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक, उसकी पीक पर पहुंच के आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो। वहां जाकर आदमी के पास इतना टाइम तो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट जगह निकाले तो 71 है। At the peak of Mount Everest, the boiling point of water is 71. तो इसका मतलब है, ये तो सिर्फ पानी कह रहा हूं ना, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाइट डिपेंडेंट हो गया। At higher altitude, the boiling point drops according to the atmospheric pressure at that particular place. तो अब अगर कोई मुझसे पूछे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या, मैं तो कुछ भी कह दूं, वो तो 95। हमारे इलाके में इतना ही पता, कोई ना कोई तो इलाका ऐसा भी होगा ना 95 हो, ठीक है? तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। दैट इज व्हाई हमने कहा यू शुड राइट दिस डेफिनेशन, ताकि सामने वाले को बता सके फिक्स नहीं है ये टेंपरेचर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे अब मैं क्या फायदे और नुकसान उठाऊंगा वो भी तस्कर आएगा, लेकिन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
और फिर हमने कहा इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कि जो हमें तो फील ही नहीं होता क्योंकि हम तो कराची सी लेवल पर हैं, तो हमें तो 100 ही याद रखना होता है, यही स्टैंडर्ड है और यही कराची में है। लेकिन अब पता ये लगा कि हमने फैसला किया कि सी लेवल चूंकि स्टैंडर्ड हाइट है हमारी अर्थ की, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पर है उसे हम स्टैंडर्ड या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और जो किसी और इलाके के हिसाब से है वो लोकल बॉइलिंग पॉइंट है। तो मरी वाले बच्चे 2 बॉइलिंग पॉइंट याद, पानी का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल यानी जो सी लेवल के हिसाब से है 100, एंड व्हाट इज एट आवर प्लेस मरी में कितना है 88, दो याद करें। हमें एक याद करना तो हमारा तो दोनों सेम है, बन गया कुछ भी कराची में तो है ना। तो इसका मतलब निकला कि एक हो गया बॉइलिंग पॉइंट, तो अब एक हो गया नॉर्मल बॉइलिंग। टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure at sea level, that is 760 knot, is called normal boiling. अब इन दो डेफिनेशंस के बाद इसमें जो बात तस्करा कर दी गई, एक लिहाज से वो इस बात की इम्पोर्टेंस है कि बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या कहा। अब इसके असरात हमारी डोमेस्टिक लाइफ में क्या पड़ते हैं और इसका हमारी साइंटिफिक लाइफ से किस तरह कनेक्शन है, ये दो बातें हमें पढ़नी है। साइंटिफिक अहमियत है, डोमेस्टिक अहमियत है। पहले डोमेस्टिक कर लेते हैं। पानी के बॉइलिंग पॉइंट की अहमियत और बहुत सारी होती है, उसमें से एक अहमियत है कुकिंग, खाना पकाने। अब चूंकि मामला आजकल के दौर में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है खाना पकाने के साथ, तो लफ्ज पकाना जिन मायनों में इस्तेमाल होगा वो मैं पहले दिखा दूंगा। अब तो हम अजीब अजीब तरीकों से चीजें खा रहे होते हैं, तो तलना भूनना ये सब अलग अलग है। और पकाने से मुराद होगी कि आप किसी चीज को, चाहे वो सब्जी हो या गोश्त हो, उसे पानी में डालते हैं और गर्म करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, इसको आप कहते हैं गल जाए, और फिर अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें मिर्च मसाले डाल दिए या कोई चीज और मिलाई और वो कुकिंग हो गई। तो कुकिंग से मुराद है कि हम सब्जी गोश्त की कोई भी चीज पानी में डालकर उसे गर्म करें, खास तौर पर गोश्त। आप गोश्त की कोई भी डिश बनाना चाहते हैं तो गोश्त गलाना जरूरी है, कच्चा गोश्त नहीं खा सकते, चबाया नहीं जाएगा। जानवर खा लेते हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डाइजेस्ट भी कर लेता है, उनके दांत इतने अच्छे हैं कि वो च्यू भी कर लेते हैं। अगर हम जैसे मतलब ग़िज़ाइयत तो है ना उसमें, हम कहेंगे तो नेचुरल है, तो हम कच्चा गोश्त खाने की कोशिश करें तो हमें चबाया भी नहीं जाएगा और निगला भी नहीं जाएगा, तो बेकार हो जाएगी।
हम उसका इलाज ये निकालते हैं कि उसे सॉफ्ट करें, और उसका तरीका है पानी में उसके पीसेस डालते हैं। घर में खाना पकाया हो तो अच्छी तरह पकाओ। भाई भी वही सारी डिटेल सुनने के बाद किसी को ये गलत फहमी ना हो कि मैंने कभी जिंदगी में कुकिंग की है, मैंने कभी अपना सालन भी गर्म नहीं किया, ये गलतफहमी बिल्कुल ना आए। ये मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज है, देयर इज नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं भूखा रहना पसंद करूंगा लेकिन खाना खुद से गर्म करना भी पसंद नहीं करूंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा प्लीज। ऐसी किसी को गलत मैं बता देता हूँ। पहला तो खाने के लिए उस गोश्त के टुकड़ों को आपने पानी में डाला और उसे हीट किया, वो नरम हो जाता है और कुछ पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल भी कर जाता है, थोड़ा सा फूल भी जाता है। अब उसे च्यू करना भी आसान है और वो टेस्टी बड़ा अच्छा लगता है, उसको खाते हैं मसाला डालने को सब लगता है, लेकिन नरम करना गलाना सबसे जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जियों में कोई इशू नहीं, लेकिन गोश्त के गलने का टेम्परेचर 90 प्लस है, जस्ट बिफोर द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 92-93 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीट अमूमन गल जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कराची में बैठकर एक डिश बनाए गोश्त की, और वही डिश एट द सेम टाइम हमारी खाला मरी में बनाए, और ये है नॉर्मल पीरियड। अभी फिलहाल उसमें अपना 2020 मसला ही, यानी ये आज का दौर मसला है, समझिए 100 साल पहले की बात है। तो प्रॉब्लम क्या आया, कराची में मौजूद हमने गोश्त पानी में डाला, हीट किया, पानी बॉयल होगा 100 पर और गोश्त गलेगा 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नो प्रॉब्लम। इससे पहले के पानी बॉयल हो, गोश्त गल गया, हमने अपना चूल्हा बंद किया, अब मिर्च मसाला जो कुछ करना है करके हम कर लिया। जो मरी में है उनका गोश्त गलने में अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाकी था, अभी गोश्त नहीं गला था, पानी बॉयल हो गया, क्योंकि वो तो 88 पे बॉयल हुआ था। पानी बॉयल हो गया, उनकी हांडी ड्राई हो गई, खुश्क हो गई, पानी हो गया और गोश्त अभी गला नहीं है, दोबारा पानी डाल देंगे, दोबारा पानी डाल दिया, वो नए सिरे से बॉयल होगा, दोबारा 88 पर फिर पानी उड़ जाएगा, गोश्त अभी भी कच्चा रह जाएगा, तीसरी दफा पानी डाल दिया, फिर यही काम करें और अब थक गए, हमारा ट्रिपल टाइम लगा, और फिर जब हमने वो गोश्त खाया वो अभी भी कच्चा था। घर में पूछिएगा बड़े बुजुर्गों से, मैंने तो 3 दफा पानी डलवा दिया, अगर हांडी को पकाते वक्त 2 दफा पानी डाल दिया जाए तो गोश्त के टेस्ट में फर्क आ जाएगा। और ये बात हम बच्चा लोग शायद ना महसूस कर सके, तो लकड़ हजम पत्थर हजम में तो खा लेते हैं, बुजुर्गों पर जाता है। आज शायद 2 दफा पानी डाला बहू तुमने, अरे सासू माँ को फौरन बदल जाता। तो इससे ये पता चला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इससे ये पता चला कि अगर 3 गुना टाइम लगाकर 4 गुना टाइम लगाकर भी गोश्त में वो टेस्ट नहीं आ सकेगा तो क्या दूसरी दफा कोई वो गोश्त बनाने की कोशिश करेगा? तो यार हमारे यहाँ गलता ही नहीं गोश्त, हम क्या करें? दैट इज द रीजन। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी फिलहाल आज का दौर मत लाइएगा बीच में, ये समझिए 100 साल पुराने और उससे पुराने जमाने की बातें हो रही है। तो इसका मतलब है तमाम पहाड़ी इलाकों में चूंकि पानी जल्दी बॉयल हो जाता है इसलिए गोश्त नहीं गल पाता, तो वहां गोश्त की डिशेस खाई जाती होंगी, वो बनती नहीं होंगी तो खाएंगे कहां से? फिर कोई ये कहेगा कि 200 साल पहले मरी में निहारी मिलती थी, वो निहारी का नाम भी नहीं जानते होंगे। इस कद्दू के पाए बड़े मशहूर हैं, वो इस पाए का नाम भी नहीं जानते होंगे। ये डिशेस उनके यहाँ होंगी नहीं, क्यों? क्योंकि इन सबको गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ये डिशेस किन इलाकों की होंगी? प्लेनर एरियाज की, कराची जैसे इलाके की, लाहौर जैसे इलाके की जो सी लेवल पर, और मशहूर उन्हीं की है ना। हमारे नॉर्दर्न इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी डिशेस कौन सी मशहूर है? वो सारी डिशेस जो बारबेक्यू में आती है, जो भून कर खाई जाती है, वो पूरा पूरा दुम्बा चावल डालकर भून देते हैं। भाई ये क्यों ऐसा करते थे कराची वाले? क्यों नहीं ऐसा करते? इसलिए कि वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, खाना तो सबने खाना है ना।
उनका मौसम उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो पानी की मदद से गोश्त को गलाएं, तो वो डायरेक्ट भून कर खाते हैं। चपली कबाब और ये सारी डिशेस वहां की मशहूर है। आपने बचपन में सोशल स्टडीज का एक सब्जेक्ट पढ़ा है, रट्टे मान लेते थे, लॉजिक तो हमें पता नहीं होती थी। उसमें ये अल्फाज होते थे, मैं जब छोटा था मैंने बहुत पढ़ा तो मैं परेशान थे, जहन में रहती थी बात, पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। घर टीचर को हाई फाई होता है ना, बेचारे डांट देते हैं कि ये क्या लॉजिक। हमने कहा जाता था पाकिस्तान के ये इलाके, पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके सारे पढ़ाया जाते, प्लेनर एरियाज, माउंटेनियस एरिया, और फिर खासतौर पे बताते थे कि पहाड़ी इलाके जो है वहाँ ये डिशेस मशहूर है, वहाँ के लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं, और कराची और लाहौर में ऐसी डिशेस। तो मैं दिल पे कहता था इनको वो वाली डिशेस खाने से किसने रोका, ये क्या बात हुई, यहाँ ये डिशेस खाते हैं। कपड़े तो समझ में आते हैं कि कराची का मौसम अगर गर्म है तो जाहिर सी बात है हम मुंह ओढ़ के तो नहीं फिर रहे होंगे ना, हम तो गर्मी के हिसाब से कपड़े पहने। वहाँ बहुत सर्दी होती है, वो उसके हिसाब से कपड़े पहनेंगे। लेकिन खाने पीने में ये कहना कि उनकी ये डिशेज है हमारी, ये तो समझ में नहीं आता। ये साइंस समझाया, वो खा ही नहीं सकते, वो बना ही नहीं सकते, तो खाएंगे कैसे। अब साइंस ने जब ये लॉजिक समझी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीस केसेस, तो हमने इसको ओवरकम करने की कोशिश की। जुबैदा आपा ने अपने टोटके दिए, क्या आप पपीता डाल दें तो गोश्त गल जाएगा, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन साइंस को अपनी लॉजिक भी मिली। तो हमने इंट्रोड्यूस किया प्रेशर कुकर। ये एक ऐसा बर्तन है जो चारों तरफ से सील्ड हो जाता है, इसके अंदर आर्टिफिशियल प्रेशर है, यानी इनसाइड द प्रेशर कुकर जो चीज भी डाली जाएगी उसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है वो 910 टॉल का मिल रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा। जिसका मतलब है प्रेशर कुकर के अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 111 है, और उल्टा हिसाब हो गया। अब 111 का मतलब है अब तो और भी आसानी हो गई। तो ये जो पाए पकाने होते हैं ना, इसमें तो कराची वालों को भी मुश्किल होती है, पाए आसानी से निकलते हैं। तो हम भी कराची में जब पाए पकाए तो प्रेशर कुकर निकलता है घर से, तो पड़ा हुआ था ना वो बाहर निकल रहा होता, क्योंकि उसमें पाए गलाना बड़ा आसान है। और अब ये प्रेशर कुकर नॉर्दर्न एरियाज में भी चला गया, तो अब वो लोग भी निहारी और ये सब आराम से बना लेते हैं, इफ दे हैव दैट प्रेशर। तो अब ये डिफरेंस कम हो गया, पहले ये डिफरेंस था, अब ये डिफरेंस, अब हर जगह हर डिश बनाई जा सकती है, क्योंकि अब अगर हम ये डिवाइस यूज कर लें, और अगर फर्ज करें कोई रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहां नहीं है प्रेशर कुकर, तो वो आज भी गला हुआ गोश्त नहीं पका सकते। तो ये हमारी सोशल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका ताल्लुक पानी के बॉइलिंग से। तो ये एग्जाम में रीजन के तौर पर आता है, इसलिए ये सारी कहानी सुनाई, ये हमारी स्टोरी नहीं है। तो हमारा एग्जाम में एक रीजन इससे मिलता आता है, और वो है कुकिंग इज डिफिकल्ट cooking is difficult at high altitude. At high altitudes, atmospheric pressure is less than 760 torr, due to which water boils before its normal boiling point of 100 degrees centigrade. At high altitude, atmospheric pressure is less than 760, due to which water boils before its normal boiling point of 100 degrees centigrade. Due to this,
early boiling of water, cooking becomes difficult at high altitude as water boils off before the food is properly cooked. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के रिलेशन में हमारी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर जो इफेक्ट बनता है वो इस बात से हो गया। अब साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस वाले इस बात से कैसे फायदे उठाते हैं? लिक्विड्स की प्यूरिफिकेशन एक बहुत अहम इशू है साइंस का। अब हमारे पास बहुत सारे लिक्विड हैं और उनमें बहुत सारी तरह की इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। बहुत सारे मेथड इस्तेमाल होते हैं लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने के लिए। अगर लिक्विड में जैसे पानी है उसमें कोई ऐसी चीज चली जाए जो पानी में इनसॉल्युबल है। अब अगर हम पानी को प्योर बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे पानी को फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर पेपर पर इनसॉल्युबल चीज रह जाती है और पानी प्योर हालत में मिल जाता है। अगर पानी में कोई ऐसी चीज चली जाए जो पानी में सॉल्युबल है तो ऐसे पानी को प्योर बनाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो कहलाता है डिस्टिलेशन। यानी अगर पानी में नमक चला गया, नमक तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब आप चाहते हैं नहीं कि पानी दोबारा से प्योर हो, तो आप उस नमक मिले पानी को हीट करेंगे जब तक वो बॉयल ना हो जाए। बॉयल होकर उसके जो वेपर्स बनेंगे आप उन्हें हवा में नहीं फेंक देंगे, बल्कि आप उन्हें बॉयल करेंगे ऐसे बर्तन में जो चारों तरफ से बंद हो, और वेपर्स किसी डिलीवरी ट्यूब से किसी और कंटेनर में लेके जाएंगे, वहां उन्हें दोबारा ठंडा करेंगे, नमक पीछे रह जाएगा, पानी वहां प्योर हो जाएगा। प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। हमें अभी डिस्टिलेशन नहीं पड़ती, सिर्फ ये नाम लेना। Distillation is the process of purification of liquid which requires boiling of liquid. एक ऐसा तरीका है लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने का डिस्टिलेशन, जिसमें लिक्विड को बॉयल करना पड़ता है। बस ये याद रखना, ठीक हो गई बात। अब प्रॉब्लम सुनिए, जो चंद लिक्विड्स के साथ होती है सबके साथ नहीं। दुनिया में कुछ लिक्विड ऐसे हैं जिन्हें अगर बॉयल करने के लिए हम हीट करें तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले उनका मॉलिक्यूल टूट जाता है, यानी वो डीकंपोज होकर कुछ और बना देते हैं। इसमें सबसे मशहूर केस है ग्लिसरीन। लिक्विड है ग्लिसरीन, उसका बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं और आप नॉर्मल तरीके से उसे बॉयल करेंगे तो हमें उसे बॉयल करना नसीब नहीं आएगा, क्योंकि 290 से पहले ही 250 पर ग्लिसरीन का मॉलिक्यूल हीटिंग की वजह से डीकंपोज हो जाएगा और खत्म कुछ और बन जाएगा। आप चाहते थे कि ग्लिसरीन इम्प्योर है प्योर बना लें, उसके लिए हीट कर रहे थे, पूरे का पूरा ग्लिसरीन ही गाया होगा। आप कहेंगे इससे अच्छा तो इम्प्योरिटी था तो सही, तो सारा ही गया, तो हम परेशान हो गए। आपने कहा इसका मतलब एक ही दफा ग्लिसरीन में कोई इम्प्योरिटी चली गई तो बस अब फातिहा पढ़ लो, अब ये क्लोरीन वापस नहीं आता, ग्लिसरीन वापस नहीं आता, सीधे से वापस नहीं आता। ऐसे लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले डीकंपोज हो जाए, अगर उन्हें डिस्टिल करना हो तो हम इसी लॉजिक को इस्तेमाल करें। हम ये कहते हैं कि ग्लिसरीन 250 पे डिस्टिल डीकंपोज होता है ना,
तो उसकी डिस्टिलेशन 250 से पहले करूं। पहले कैसे करूं? उसका तो बॉइलिंग पॉइंट 290 है। बोले बॉइलिंग पॉइंट तो हमारे हाथ में है। 290 तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तब है ना जब आप उसको सी लेवल पर बॉइल करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करें। अगर मैं प्रेशर कुकर बना सकता हूं, एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर आर्टिफिशियल प्रेशर डलवा दूं ताकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, तो मैं ऐसा एपरेटस भी बना सकता हूं जो रिवर्स काम करे, जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दूं, जिसके अंदर से एयर इवैक्यूएट कर दूं ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए और लिक्विड जल्दी बॉइल हो जाए। उस एपरेटस को कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेटर। ये एक ऐसा एपरेटस है जिसके जो चारों तरफ से सील्ड होगा और उसके अंदर से एयर इवैक्यूएट कर दी जाएगी, बाहर निकाल दी। अंदर सिर्फ इतनी एयर बचेगी जिसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ होगा 50 टॉप। कहां 760 और कहां सिर्फ। तो जैसे अभी आपने सुना, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो 50 टॉर पर तो सारे लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ही कम। इवन ग्लिसरीन जो 290 पे बॉयल होता है इनसाइड द वैक्यूम डिस्टिलेटर, वो सिर्फ 210 पर बॉयल हो जाता है। अब सोचिए, वैक्यूम डिस्टिलेशन के एपरेटस में हमने ग्लिसरीन को रखा और अब उसकी डिस्टिलेशन के लिए उसे बॉयल कर रहे हैं, तो वो किस टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा? 210 पर। और डीकंपोज किस टेम्परेचर पर होना था? 250 पर। कोई डर ही नहीं है, 250 से बहुत पहले हमारा काम हो गया। इस टेक्निक को, जिसमें हम लिक्विड्स को डीकंपोजिशन से बचाने के लिए उन्हें लो प्रेशर पर और कम बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिल कर लेते हैं, इसे कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो ये केमिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं और हर उस लिक्विड को जिसके बारे में हमें डर होता है कि अगर इसे नॉर्मल तरीके से बॉयल किया तो ये मॉलिक्यूल डीकंपोज हो जाएगा, हम उसे नॉर्मल तरीके से बॉयल करने के बजाय वैक्यूम डिस्टिलेशन के तरीके से बॉयल करते हैं लो प्रेशर पर, ताकि वो वक्त से पहले बॉयल हो और डीकंपोज होने से बच जाए। और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन ग्लिसरीन है। तो अब ये डेफिनेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन की एक आखिरी हम लिखेंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ लिक्विड सेक्शन। तो नेक्स्ट टाइम हम ये डेफिनेशन भी लिख देंगे और सॉलिड का सेक्शन शुरू करेंगे। ठीक हो गई बात? थैंक यू।